ये पहले भी आता था ना, रूम से आता था दैट रूम का पता आ रहा है चल पे ना प्रॉब्लम जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। सो सॉरी बेटा, हम लोगों के यहाँ पे थोड़ी सी भी हेड कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, सो उसकी वजह से इट टुक अस अ लिटिल लॉन्ग। ठीक है, क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक हो? यस मैम। अच्छा अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि व्हाट वी आर डूइंग, आर यू फॉलोइंग मी? जो हम कर रहे हैं समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। आई वांट आंसर्स इन नो। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो खास तौर पे बताएं। ओके अच्छा बेटा, आज ना हम लोगों ने, आप लोगों को असाइनमेंट पहली वाली मिल गई है? हैव यू डन इट? यस मैम। हम पहली वाली Find any problem solving it? No ma'am. That's nice. Acha. So today we were supposed to do another topic, which was apoptosis, but more than half of the time has passed, or I'll try to cope up as much as possible with the rest. अब ये देखें, apoptosis or apoptosis, these are the two words which are interchangeably used, the two ways to pronounce it. कुछ इसको apoptosis कहते हैं बेटा, कुछ इसको apoptosis बोलते हैं. It's up to you, जैसे मर्जी pronounce करो. So do you have any idea what do you mean by what is apoptosis? Program. वाह भाई, program कैसे पता चला तुम लोगों को? पहले भी आती हो। Mitosis, meiosis, FSA में पढ़ा था। जबरदस्त जबरदस्त. So it's a program cell death. So can you tell me what is the basic difference between apoptosis and necrosis? Both are cell deaths. How do they differ from one another? हम इसके अंदर सेल खुद apoptosis सेल इंजरी की वजह से होता है अनप्रोग्राम्ड, और apoptosis जो है वो प्रोग्राम्ड होती है, जैसे डिविजन्स की दौरान कोई अननेसेसरी ग्रोथ है जैसे फिंगर्स के दरमियान होती है, उनको रिमूव करने के तो लिए। अगर मैं आप लोगों को एक बिल्कुल रफ एग्जांपल दूं, सो कंसिडर 90 इयर्स ओल्ड मेल जो कि रात सोने के लिए अपने कमरे में गए हैं और वो उन्होंने अपना साइड पे अपनी दवाइयां शवाइयां खाई हैं, सो गए हैं, लेकिन जब वो सुबह उठे हैं उनकी फैमिली कि वो रात को ही वाज डेड। ठीक है, यस मैम। ऐसे पेशेंट में आप सीन क्रिएट करो, आपके ख्याल में सराउंडिंग रूम की सिचुएशन क्या होगी? क्लीन ही होगा, जैसे सोए थे वैसा होगा, कुछ चेंजेस होंगी, क्या As it is जैसे सोए थे As it is होगा। ठीक है, रूम में इतनी चेंजेस नहीं होंगी, वो खुद ही पानी शानी पी कर सोए हैं अपने बेड के ऊपर, बाकी कमरा वैसे ही है, रात को कोई मैसिव एमआई हुआ है, व्हाटएवर, उनकी डेथ हो गई है, सो कमरे में चेंजेस नहीं होंगी। एक दूसरी एग्जांपल है जिसके अंदर एक 35 इयर्स ओल्ड मेल अपने घर के अंदर है, उसके घर में डाकू आ जाते हैं, उसको कहते हैं चीजें दे दो, वो कहता है मैंने नहीं देनी, और इवेंचुअली एंड पे ये हो जाता है हाथापाई के बाद गोलियां चलती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। इस सिचुएशन में सराउंडिंग कैसी होगी? changed, haphazard, disorganized, rough, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत हैपहैज़र्ड सी होगी। सो अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स को लें, सो जो बंदा अपनी नॉर्मल 90 प्लस के ऊपर जिसकी डेथ हुई है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ apoptosis. इट इज द एग्जांपल ऑफ एपोप्टोसिस। जो दूसरी एग्जांपल है 35 का, दैट इज द एग्जांपल ऑफ नेक्रोसिस। अब जरा देखो, लेट्स कंपेयर दीज टू। पहले वाले में मैंने आपसे कहा है कि एपोप्टोसिस के अंदर या एपोप्टोसिस के अंदर द
the patient was या the person was more than 90 years old. तो इसका मतलब है it was programmed cell death. Expected कि 90 साल में बंदे ने मरना है, ठीक है ना? तो Yes, number ma'am. 1 is a programmed cell death. And what about necrosis? 35 साल की उम्र है मरने वाली? No, ma'am. जब तक कि कोई बहुत एक ऑड चीज ना हो जाए, यूजुअली बंदे की Unexpected. होती है कि वो मर जाए। ठीक है बेटा? So one difference Yes. is this. Second difference, what about the circumstances? Apoptosis में circumstances क्या थे? Normal, routine, nothing Normal. unusual. है ना बेटा? Yes. ठीक है? और नेक्रोसिस के अंदर क्या था? Unexpected and sudden. Injury, some sort of injury, some sort of abnormality. ठीक बेटा? थर्ड Yes, चीज, ma'am. थर्ड चीज, आपको सराउंडिंग कैसे मिल रही है इन एपोप्टोसिस? इन बाबा जी के Normal. ऑर्गेनाइज्ड जैसी थी वैसे ही था। और नेक्रोसिस में क्या था? Haphazard. Disorganized, Disorganized. haphazard. वेरी हैपहैजर्ड, वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद एपोप्टोसिस। हमने ये देखना है ये सब कुछ क्यों है। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद एपोप्टोसिस। Apoptosis is a programmed cell death, and this is what happens in apoptosis. So at the end of the day, you're all expected to know what is apoptosis, what are the microscopic changes that occur in apoptosis, what are the physiological or pathological conditions which occur in apoptosis, and what is the mechanism of apoptosis. ये 4-5 चीजें आपको आनी चाहिए। क्या होगा जब apoptosis बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा जब apoptosis बहुत कम हो जाएगा। ठीक है? So let's start with the definition. It's a programmed cell death. Definition हो गई। Now coming to the microscopic changes that occur in apoptosis. So this is a normal cell. What happens in apoptosis? That everything shrinks, just like atrophy. हर चीज shrink करती है, लेकिन atrophy में वो bare minimum survive करती रहती है बेटा। इसके अंदर वो eventually fragmentation हो जाता है। समझ रहे हो आप? Yes, ma'am. अब जैसे this is a normal cell, so chromatin is an important, nucleus is an important part of the cell. So what happens? There will be chromatin condensation. हर चीज जब shrink करेगी तो overall the cell will shrink. दो चीजें जो होती है ना वो इसमें होती है। Number 1, there will be condensation of the nuclear chromatin. Number 2, the cell size will shrink overall. And number 3, every part of the cell will be fragmented, and it will be broken down into smaller pieces, and each piece will be membrane bound. समझ आ रही है बेटा? इसमें Yes. फर्क ये है कि सेल पहले तो कंडेंस हुआ, श्रिंक होना शुरू हो गया, और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन हो गई उसमें। लेकिन this fragmentation is different and unique in this way that every fragment is cell bound. Membrane bounded. I'm sorry, it's membrane bound. Every fragment is membrane bound. As a result of which, it can easily be digested. बगैर किसी गंध के, it can easily be swallowed up by the macrophages. ठीक है? So जब ये टूटता भी है तो ये गंध नहीं डालता, ये जब टूटता भी है तो ये उस वक्त भी इसके छोटे छोटे membrane bound pieces होती हैं which are easily digestible, and so और गंध कब ढलता है? जब the enzymes leak out. So इसके अंदर enzymes can't leak out, they are membrane bound. As a result of which, these cells do not create any mess in the surroundings. ठीक है बेटा? So these are the hallmarks of apoptosis. Number 1, there is chromatin condensation, and there is progressive cell shrinkage. इधर आ गया. Then membrane blebbing takes place, लेकिन then these are pinched off, and all the blebs, all the fragments are membrane bound, so that they can easily be digested by the phagocytes,
and there will be no inflammation. समझ आ गया बेटा आप लोगों को इसकी? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो इसके Ma'am, बाद at the दो parts कर दिए. What you are expected to know about apoptosis at the end of the lecture is number 1 definition. It is a programmed death. Number 2 the nuclear cellular changes that are taking place. Number 1 chromatin condensation. Just remember this diagram. Progressive shrinkage of the cell size. And number 3 formation and fragmentation. ठीक है बेटा? And eventually phagocytosis. Now let's see what are the conditions where is it a good thing or a bad thing? गुड थिंग क्यों जी? मैम अगर डिवीजन नहीं होगी, जैसे मैंने फिंगर्स की एग्जांपल दी थी, अगर उनके दरमियान जो अननेसेसरी सेल्स डिवाइड नहीं होंगे तो वो ज्वाइन रहेंगी और आर्टिकुलेशन नहीं होंगी. हर चीज जो प्रोसेस होता है ना वो विद इन नॉर्मल रेंज दैट इज यूजफुल, दैट इज जिसको कहते हैं दैट गोज इन फेवर ऑफ द बॉडी, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल इट इज हार्मफुल. Similarly, apoptosis, there are certain conditions where apoptosis is very, very important. Like, as you've already mentioned, in embryogenesis. अगर proper embryogenesis नहीं होगा, तो ये जो apoptotic cells, यहाँ पे जो breakup होना है, ये cells ने यहाँ पे इनको break down करके, तो इस जगह को cleft बनानी है, वो cleft नहीं बनेगी. Similarly, इस जगह पे cleft नहीं बनेगी. इसी तरीके से जो fertilized ovum होता है ना, that is a mass of cells, that's it. जो आपका वो stage होती है, morules और ये सारे, it's a mass of cells. Morula जो है, और फिर eventually उसके अंदर changes आती हैं and you get the shape of a fetus और ये सारा, it's all because of apoptosis at reasonable points. ठीक है, reasonable areas के ऊपर. ये देखो fingers जुड़ी रह गई हैं यहाँ पे because of lack of apoptosis during embryogenesis. You can see here, यहाँ पे आप देख सकते हैं. So this incomplete differentiation is a very important function of apoptosis. सिर्फ हम में नहीं है, tadpoles में भी ये जो shrinkage होती है आहिस्ता आहिस्ता apoptosis के जरिए, that results in the matured frog. ठीक है, so ये तो एक चीज हो गई थी हमारा, just forget about it. दूसरी चीजें और देखें, अभी हमने पढ़ा था last time apoptosis atrophy में कि after menopause or after parturition or after breastfeeding, the size of the breast and the uterus, it comes back to normal. ऐसे ही होता है ना. तो अब hyperplasia भी हुआ बहुत है. So what happens? Even if the cells they shrink in size, अगर उनमें atrophy भी हो रहा है, but the number of cells is increased, obviously. ठीक है? So कुछ cells will undergo atrophy, a few cells will have apoptosis. So what is the difference between apoptosis and atrophy? Atrophy is the minimum level with minimum possible structures the cell survives. That is atrophy. वो जिंदा है, बहुत कम सहूलियत के साथ भी वो जिंदा है. And what is apoptosis? It is the level beyond which the cell cannot survive. And it's a programmed actually cell death. ठीक है? इसी तरीके से there are a few lymphocytes. What is the function of lymphocytes in our body? Defense. One of the function is immunity. ठीक है? The lymphocytes they provide a platform where they recognize the foreign cells and they try to attack them. This is the normal function of a lymphocyte. But sometimes the cells start attacking their own body cells. ऐसे है कि गार्ड को आपने कहा जो उधर से गुजरे उसको गोली मार, तो वो गार्ड दूसरे को तो गोली मारे, घर वाला भी गुजरे तो उसको भी गोली मारे. ठीक है? So the guards actually they start attacking body's own cells. So this is called autoimmunity. So apoptosis का काम है कि उन सब lymphocytes को जो अपने बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं उनको वो apoptosis के जरिए खत्म कर दें. समझ आइए बेटा? Yes, ma'am. बेटा Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तीसरी चीज आप देखो कि जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है या व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ नॉर्मल आरबीसी? हाउ मेनी डेज? 120 days. 120 डेज. ठीक है, 120 दिन के बाद इट इज डेस्टिन्ड टू डाई.
उसने एक अपनी कुदरती मौत 120 दिन के बाद मरना ही मरना है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस, कि किस चीज ने एक खास एज पे पहुंच के अब इसको मर जाना चाहिए। नो, इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, इट विल बी हार्मफुल फॉर द बॉडी अगर ये डेड और काम ना करने वाले सेल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। समझ आ रही है आपको बेटा? सो दीज आर अ फ्यू। सो एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी knowing a few physiological examples of apoptosis, like it is important in embryogenesis, like it plays an important role in menopause, after parturition or during weaning. Number 3, they are important for eliminating the cells that have lived their lifespan, like RBCs, like inflammatory cells. जब एक खास काम उन्होंने अपना कर दिया तो उसके बाद once they've served their function, they are going to die. And number 4, वो function which is against the body, like the lymphocytes which start attacking the body. ये 4 examples कम से कम याद रख। Number 1, embryogenesis. Number 2, after normal physiological functions, जब उसका normal पे आ जाता है, आप समझ रहे हो बेटा? जैसे parturition, menopause वगैरह के ऊपर। Number 3, when the cell has lived its life, has served its function, उस वक्त, like inflammatory cells, once they are done with the inflammatory process, they'll die. The RBCs एक दफा अपनी जिंदगी पूरी कर ली है, वो मर जाएंगे। And lastly, जैसे कुछ lymphocytes होते हैं जिन्होंने खास अपने एक्शन के अगेंस्ट गलत काम करना शुरू कर देते हैं, so what will happen? The cell is going to die. ठीक बेटा, ये सब 4 एग्जांपल्स याद रहेंगी? Yes. Revise. Ma'am, in menopause, in embryogenesis, एक बच्चा। Number 1, menopause. menopause, right? After menopause और ये सारी चीजें hormonal changes के बाद। शाबाश। Any other? Embryogenesis. Embryogenesis, excellent. Number 3, When cells have served their function. हाँ, when the cells have served their function. Just remember, After बाबा lifespan. अपनी उम्र के आखिर में खत्म हो गई उनकी उम्र, तो वो फौत हो गए, ठीक है। And number 5, number 4, Destroying the harmful cells which attack a body's own cells. तो बेटा ये 4 चीजें आपको फिजियोलॉजिकल में आनी चाहिए। इसी तरह वी हैव नंबर ऑफ कॉजेज जहां पे पैथोलॉजिकली ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एपोप्टोसिस कम हो रहा है, जैसे इन कैंसर सेल्स, इफ देयर इज डीएनए डैमेज, बहुत ज्यादा डीएनए डैमेज है, बहुत ज्यादा सेल्स कर रहे हैं, तो दे एस्केप एपोप्टोसिस एट टाइम्स, ठीक है। वो हम डिटेल उसकी बाद में करेंगे, पैथोलॉजिकल का हम उसका एंड पे करेंगे। अभी हम करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, ठीक है। सो नंबर 1, बेटा प्लीज नोट इट डाउन, इस वजह से बिकॉज दिस इज अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन एससीक्यू। Write down the differences between necrosis and apoptosis. So necrosis is a pathological process. You all know. The apoptosis is a physiological process, but it can be pathological. But necrosis is always pathological. ठीक है बेटा? Number 2. Yes, ma'am. Number 2. Necrosis is associated with inflammation in the surrounding. क्यों? इस वजह से because the membrane gets ruptured. When the membrane is ruptured, the enzymes leak out, और फिर उधर एक बहुत बड़ा fuss create हो जाता है between inflammatory cells and the dead and dying cells. So in necrosis, you find a lot of inflammation in the surrounding, whereas you have a clean surrounding in apoptosis. ठीक है? और ये inflammation क्यों होती है? Because in necrosis, the membranes are disrupted, whereas they are intact, and they are called, the membrane bound small vesicles are called apoptotic body. ठीक है ना बेटा? And what was the first step in necrosis? The first step. Protein degradation. No. मैंने कहा था MCQ. Chromatin. MCQ. In reversible cell injury, the first step. Hydropic degeneration. Hydropic. Hydropic changes. In necrosis, it starts off with cell swelling, whereas in apoptosis, as I told you, eventually the cell shrinks in size. It progressively shrinks in size. ठीक है? So these are the 4 main differences that take place in these two. मैं इस पे इतना नहीं जाती, मैं अब आपका ज्यादा important है is this one. This is your book
बुक डायग्राम, हाँ जी ये वाली, आप बेशक अपनी बुक्स पे खोल लें. Try to understand this. This is the intrinsic pathway for apoptosis. You are often asked this in your SCQs. पूछते हैं आपसे कि draw or make a flow chart. ठीक है? So this is the normal pattern. What happens that in the cell, ये cell membrane है, you have receptors. ठीक है? और आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ प्रोटीन इन द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज कॉल्ड साइटोक्रोम सी. और साइटोक्रोम सी का क्या फंक्शन है? पीटीसी चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. जब साइटोक्रोम सी जो है ना, इट इज एक्चुअली इट इज मेड टू स्टे विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. उसको कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में रहना है. Because once it leaves the mitochondria, it will start a chain of reactions which lead to cell death eventually. ठीक है? तो साइटोक्रोम को कौन अपनी जगह पे रखता है? It is BCL2. BCL MCQ MCQ MCQ. BCL2 is an anti-apoptotic factor. MCQ. ठीक है? ये आपको एमसीक्यू में आता है और आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो. सो ये नहीं भूलना, अपनी बुक में इसके ऊपर लिख लो एंटी एपोप्टोटिक, बिकॉज इट कीप्स द गेट्स क्लोज्ड, इट डजंट लेट द साइटोक्रोम सी लीव द माइटोकॉन्ड्रिया, डजंट लेट साइटोक्रोम सी स्टार्ट द कैस्केड ऑफ रिएक्शंस. सो BCL2 इज कॉल्ड एंटी एपोप्टोटिक. उसने चेक में रखा हुआ है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली. Normally, these are the two anti-apoptotic proteins, BCL2 and BCL6. So normally ऐसे होता है कि you have a transmembrane receptor and you have mitochondria. In the mitochondria, you have gates, ठीक है, which are guarded by BCL2 and BCLX. So BCL2 याद रखें आप basically. And the function of these gates is they do not let the cytochrome C leave the mitochondria. ठीक है, ये बात normal. अब what happens? कि you have survival signals, उसको तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो इधर उधर की आपकी changes हैं, like irradiation, any injury, viruses, anything that is harmful for the DNA, that is harmful for the DNA or makes abnormal proteins that stays in the endoplasmic reticulum. Proteins are made by the endoplasmic reticulum. Na? So the normal proteins, they are passed on. The abnormal proteins, they stay there in the endoplasmic reticulum. ठीक है? So जब endoplasmic reticulum के अंदर बहुत ज़्यादा abnormal proteins होंगी, तो उसमें ER stress होगा, endoplasmic reticulum stress होगा. And this is again a signal, जो कि which is taken up by the sensors. There are a few sensors in the cytoplasm. तो सिर्फ ये सेंस करते हैं कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि उसने उससे सेल को इंजरी की है या सेल को स्ट्रेस में डाले. सो दीज आर द सेंसर्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो व्हेनेवर सम इंजरी, नो मैटर हाउ माइनर इट इज, इट हैपेंस टू द सेल or is encountered by the cell, these sensors will come into action. इन sensors के नाम आपने याद रखने हैं, BAX and BAC. So they are pro-apoptotic. MCQ, MCQ, MCQ. आपको ये भी MCQ आ जाता है कि जनाब फलां 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 will act as an apoptotic agent, और उसमें आपको सबके नाम दिए जाएंगे, BAX, BAC वगैरह वगैरह. आपने इसमें BCL2 को टिक कर. इसी तरीके से एक MCQ आएगा जिसमें लिखा होगा फलां इज अ pro-apoptotic factor. तो आपको वो भी नाम याद होना चाहिए, ठीक है? स्पेशली बैक्स एंड बैक. समझ रहे हैं बेटा आप? Yes, ma'am. MCQs हैं. So whenever injury occurs to the endoplasmic reticulum or the DNA, जो जरा sensitive areas of the cells हैं, which are very very important for the normal functioning of the cell. So the sensors in the cytoplasm will be activated, and what will they do? These sensors are going to, I'm sorry, I can't find this cursor here. These sensors are going to block this BCL2 gate, जो कि apoptotic gate है. इसने उसको engage कर लिया. देख रहे हैं आप? इसने इस गेट को, क्योंकि BCL2 ने शट किया हुआ था, इसने उस गेट को engage कर लिया.
एंड ये सेंसर्स ने किया है. सो जो उनका एंटी एंटेगनिस्ट पार्ट, एंटी एपोप्टोटिक पार्ट है, उसने इसको, और जो दूसरा गेट था वो चुपके से खुला है. और किसने खोला है? वो बैग्स और बैक में. एज अ रिजल्ट ऑफ विच द साइटोक्रोम C was set free and it was released in the cytosol. समझ आ गई बेटा इस चीज की? Yes, ma'am. 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 This is Yes, ma'am. direct. और जो साइटोक्रोम C जब करता है ना, it then activates the caspases. And what are caspases? Caspases are the proteins, are the proteolytic proteins which actually start a chain of reactions which eventually ends up in cell death. ठीक है, तो जो सेल डेथ शुरू हुई है वो साइटोक्रोम C के लीकेज से हुई है. सो अभी तक हमने दो चीजें की हैं. हमने नॉर्मल स्टडी किया है सेल को, और हमने उसमें देखा है कि नॉर्मली जब ग्रोथ सिग्नल्स आते हैं, सो साइटोक्रोम C जो है वो सेल बाउंड, वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. इट इज नॉट अलाउड टू लीव द माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज ऑफ BCL2. BCL2 कीप्स अ क्लोज चेक ऑन द साइटोक्रोम C. सो जब BCL2 होगा तो दिस इज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल, कि आपका जो साइटोक्रोम C है वो अंदर है, BCL2 एक्टिव है. व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज सम इंजरी या सम स्ट्रेस on part of the DNA or the endoplasmic reticulum, what will happen? So what is the next step? This diagram is beautiful. एक एक चीज आपको बताती. मैम BCL2 जो होगा वो शट डाउन हो जाएगा. क्या बाश, बाय द सेंसर्स. जो सेंसर्स हैं Yes. वो BCL2 को कर देंगे, एक तरफ उसको एंगेज कर देंगे, वो काम ही ना Yes. करे ताकि. और दूसरी बिल्कुल. तरफ उसका दो एक्शन होंगे. नंबर वन, दे विल बी Yes. एक्टिवेशन सेंसर्स. बैक्स शाबाश. ओपन Backs and होगा back. और वो साइटोक्रोम C मैम बाहर आ जाएगा. साइटोक्रोम C. फिर वो कैस्पेसिस ओपन कहते कि करेगा, class. apoptosis करेगा. ठीक है. और दूसरी चीज ये है कि साइटोक्रोम C जो है उसके वो डोर्स वो बाहर खोल है. देंगे, गेट्स खोल देंगे, एंड दैट विल बी डन बाय बैक्स एंड बैक. एंड साइटोक्रोम C विल सेट फ्री, विल बी सेट फ्री. और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? अगला स्टेप क्या होगा बेटा बताएं? Caspases. Activation Activation of caspases. Caspases activate होंगे which eventually will lead to apoptosis. Excellent. This is the intrinsic pattern of apoptosis. ठीक है. Now coming to the extrinsic pattern of apoptosis. These are the two cell cycles. एक ये है कि सेल को अपने ही कोई अंदर इंजरी हुई है और सेंसर्स निकल आए. दूसरी चीज ये है कि उसको किसी ने मैसेज दिया है, किसी ऐसे सेल ने जो कि वेल विशर है ऑफ द बॉडी, उसने दिया है. फॉर एग्जाम्पल ये चीज आप याद रखो बेटा. दिस इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. इट हैज टू कंपोनेंट्स. याद रखो. वन इज द कंपोनेंट which is on the outer aspect. It is called FAS. FAS. ठीक है. And the other component is called the death domain. It is inside the cytoplasm. ये ट्रांसमेम्ब्रेन है. एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है. ठीक जी बेटा. अना, you want to ask something बेटा? जी अना. अना बेटा, आपको आवाज आ रही है? अना, अना, हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही थी आपकी. अब आ रही है बेटा? कहाँ से नहीं आ रही थी? मैम जो लास्ट स्टेप था बिल्कुल नहीं आया, जो मैकेनिज्म सेल वेरिएबल और वो सारा समझाया. ओके. ये वाला बिल्कुल आ नहीं रही है समझा. आवाज? अब आ रही है बेटा? जी अब आ रही. अच्छा. हमने बेटा इंट्रिंसिक, इसकी आपको हमने समझ आ गई थी जो हमने इसका किया था? मैम इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही. अच्छा. ओके ओके ओके, मैं आपको दोबारा करा देती हूँ बेटा. ये ना नॉर्मली सेल के अंदर ये वाला पार्ट चलता है. नॉर्मली सेल में क्या होता है, जो सर्वाइविंग सेल्स होते हैं ना, उनमें साइटोक्रोम C हर एक सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड इट इज सेल बाउंड. साइटोक्रोम C एक दफा सेल से बाहर निकल गया तो इट इज इवेंचुअली गोइंग टू लीड टू एपोप्टोसिस. इसलिए साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रियल बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. ठीक है बेटा. और इसको अंदर कौन यस रखता है? मैम. इसकी ड्यूटी है कि इसको अंदर रखेगा.
ये ड्यूटी है ऑफ गेट विच इज गार्डेड बाय BCL2. MCQ, MCQ, MCQ. BCL2 is an anti-apoptotic molecule. ठीक है, एंटी-एपोप्टोटिक. क्यों? क्योंकि साइटोक्रोम C अगर बाहर निकला इसने एपोप्टोसिस कर देंगे और ये साइटोक्रोम C को बाहर निकलने नहीं देता, इसीलिए BCL2 इज एंटी-एपोप्टोटिक. ठीक है बेटा, अनम समझ आई बेटा? जी आ गई है। तो अब होता ये है कि नॉर्मली द साइटोक्रोम C is contained within the mitochondria and the gates are closed and the gates are guarded by BCL2. Now what happens, there are two very important components of the cell जिनको कुछ हो जाता है तो सेल की जिंदगी खतरे में आती है. One is the DNA, the other one is the endoplasmic reticulum and the third one is the mitochondria. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का भी हम जिक्र नहीं कर रहे, हम इन दोनों का जिक्र कर रहे. So if injury occurs beyond a certain level which cannot be repaired by the DNA or the endoplasmic reticulum, then few sensors will be activated. कुछ चीजें साइटोसोल में फिर रही होती हैं, जैसे हमारी डॉल्फिन नहीं है, वो सिर्फ फिर रही होती है ये देखने के लिए कि कहाँ पे हमारी डॉल्फिन फोर्स देख रही होती है कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है. सो ये एक्टिवेशन ऑफ सेंसर्स होते हैं. वो सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं और वो दो काम करते हैं. एक काम वो ये करते हैं कि वो सबसे पहले जो ये BCL2 का गेट है ना, इसको एंगेज कर देते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि BCL2 जो है ना वो और कुछ ना सोचे, वो उसी के साथ लगी रहे. सो द BCL2 गेट इज ब्लॉक्ड. इसको हम कहते हैं एंटेगनिज्म ऑफ BCL2. ठीक है. और दूसरा काम ये सेंसर्स करते हैं कि ये एक और गेट खोल देते हैं विच इज बैक्स एंड बैक गेट. समझो बैक डोर से उसको जाने देते हैं. सो बैक्स और बैक गेट चैनल को ये खोलते हैं और इस चैनल के जरिए साइटोक्रोम C leaves the mitochondria, enters into the cytoplasm and will start activate cascades one after the other, which will eventually lead to cell death, apoptosis. अनम समझ आई है बेटा आपको? आ गई. तो बेसिकली जब इंजरी होती है, जो भी इंजरी होती है, तो सेंसर्स इंडिपेंडेंटली सेंस करते हैं और एक तरफ तो वो चैनल्स ब्लॉक कर देते हैं जो कि साइटोक्रोम को बाहर नहीं जाने दे रहा, BCL2 चैनल्स, और दूसरी तरफ वो चैनल्स खोल देते हैं जो फैसिलिटेट करता है कि साइटोक्रोम बाहर निकल जाए. सो दिस वाज द इंट्रिंसिक पाथ. ठीक है. नाउ कमिंग टू द एक्सट्रिंसिक पाथवे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पाथवे के बाद में करूंगी. आज हमें बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कनेक्टिविटी की वजह से, हमारा लेक्चर लेट शुरू हुआ. आई एम सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दैट. सो अब ये देखें, दिस इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे. एक्सट्रिंसिक पाथवे में यू हैव अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. एक उसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट होता है और एक इसका साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है. द एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट इज कॉल्ड फैस. द इंट्रासेल्यूलर पार्ट इज कॉल्ड डेथ डोमेन. नाम ही बड़ा खतरनाक है. पता चल रहा है कि इसने कुछ एक्टिवेट हुआ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी. सो नॉर्मली ये सिंगल इंडिविजुअली स्कैटर्ड होती है, लेकिन जब भी सम लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी सेल, CD8 सेल, कोई भी सेल ऐसा होता है जिसके ऊपर दे हैव अ लाइगेंड, इसी तरह का लाइगेंड उसके ऊपर होता है. दिस इज द लाइगेंड, फैस लाइगेंड. दिस लाइगेंड is actually present on the membrane of lymphocytes और कुछ और cells के. So once this ligand is present, it will bring ये जो individually scattered FAS और death domain ligand है ना, transmembrane receptors, इनको close कर देगा. So जो individually scattered हैं, they will come together. ये देख रहे हो, मैग्नेट की तरह इसने सबको अट्रैक्ट किया और सब जब अट्रैक्ट होके इकट्ठे आए तो ये जो डेथ डोमेन जब बहुत ज्यादा इकट्ठी आ जाती है ना, इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट अनदर साइटोसोलिक प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन. समझ आई? सो देयर आर 3 स्टेप्स इन फैक्ट. नंबर 1, द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यूजुअली इट्स इंडिविजुअली स्कैटर्ड. ठीक है. लेकिन जब इट मीट्स अ सर्टेन सिग्नल, फैस लाइगेंड से मिलती है, सो जितने भी ये होते हैं ना डेथ डोमेन, दे कम क्लोज टू वन अनदर और ये जरा डेथ डोमेन जरा स्ट्रांग हो जाते हैं.
और उसकी वजह से साइटोप्लाज्म में ये फैट है ना, फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ये नॉर्मली घूम फिर रही होती है। इसका सिग्नल तब होता है जिस वक्त ये सब डेथ डोमेन्स करीब आती है ना, तो फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन इवेंचुअली कम्स एंड स्टिक्स टू देम। समझ आइए बेटा, ये तीसरा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, दे आर Yes, ma'am. स्कैटर्ड। सेकेंड स्टेप, जब उनको कोई लाइगेंड आके लगता है, कोई स्टिमुलस मिलता है, दे कम क्लोज टू वन अनदर एंड दे जनरेट अ सिग्नल। जहां कहीं पे भी साइटोप्लाज्म के अंदर फैट होता है, वो दौड़ा दौड़ा आता है और आके इसके साथ स्टिक कर जाता है, इसके साथ कनेक्शन बना लेते हैं। और जब ये कनेक्शन बनता है, सो ऑल दीज, द फैट, प्रोकैस्पेजेस, दे आर लाइंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। But once the death domain, they come closer to one another, the sequence of events changes in this way that first of all, fat will come closer to these death domains, and then it is going to send signal to procaspases, magnet की तरह उसको attract करेगा। और एक दफा जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये दोनों, तो फिर the procaspase will be activated. It will be activated to caspase 8. It will be activated and autocatalytic pathway will start again. समझ आई बेटा इस चीज की? तो let's revise this. Yes, ma'am. इसमें आप इसके दो पार्ट्स करो। एक इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग करो। नॉर्मल फंक्शनिंग में you have individually scattered transmembrane protein, जिसके आउटर पार्ट पे फैस है, इनर पार्ट पे डेथ डोमेन, and then you have two things which are lying freely in the cytoplasm. One is fat, which is fat associated death domain, and the second one is procaspases. तो इस अब हमने कहा है कि it's an extrinsic pathway. So extrinsic pathway means कि something from outside is going to activate them. And what is that? That is the Fas ligand, which is present Fas on ligand. certain, ये वाला, ये बहुत अच्छा आ गया, ये देखो, this is the Fas ligand. So this Fas ligand actually brings all the Fas transmembrane receptors together. So ये Fas जब ट्रांस आता है, so फैट जहां कहीं पे भी होता है, उसको सिग्नल रेड लाइट ऑन हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि इस वक्त मुझे, जैसे हम फायर एक्सटिंग्विशर अलार्म नहीं बोलते, एक आवाज आ जाती है, हर एक को पता होता है ये अलार्म बज गया। इसी तरीके से वो जब ये डेथ डोमेन इकट्ठी आती है, सो एक अलार्म जनरेट होता है। फैट नोज, वो जहां कहीं पे भी होता है, वो रश करता है टुवर्ड्स डेथ डोमेन, और जब ये उसके पास आता है, ऑटोमेटिकली प्रोकैस्पेजेस को अट्रैक्ट करके वो एक्टिवेट करता है। सो दिस part is now activated, the procaspase 8. It is activated to caspase 8. Caspase 8 is going to जिसको कहते हैं ना, generate a sequence of events which will eventually end up in apoptosis. समझ आई बेटा? तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी हमारे पास टाइम नहीं रहा। मैं देखना चाह रही थी ये आपकी डायग्राम है आपके बुक की। A very important SCQ, very important SCQ. अगर आपको कोई नेक्रोसिस के ऊपर SCQ नहीं आएगा, तो दूसरा एलिजिबल SCQ is the difference between apoptosis and necrosis. So apoptosis and necrosis में number 1, apoptosis is a physiological as well as a pathological process. Necrosis always a pathological. ठीक है? Number 2, this is associated, necrosis is always associated with cell swelling and blebbing. Cell swelling means increase in cell size. So it is associated with shrinkage of cell size. ठीक है? The necrosis is associated with membrane enzymes outside the cell. ठीक है? जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स आते हैं, और न्यूट्रोफिल्स आपको पता है एक्यूट इंजरी में आते हैं, और वो जब न्यूट्रोफिल्स आते हैं तो बहुत ही ज्यादा जो है ना, वो एक जिसको कहते हैं ना जंग का समा होता है। What happens in apoptosis, that each cell pinches off and fragment pinches off, and it is membrane bound. So that fragment which is membrane bound is called an apoptotic body. Apoptotic body is a sugar coated medicine that is easily digested by the macrophage. इसमें देख रहे हो, इसमें cells of inflammation neutrophils आ रहे हैं बेटा, इसमें macrophage आ रहे हैं।
मैक्रोफेज नॉर्मली घूम फिर रहा होता है डॉल्फिन की तरह, उसको जहां गंद मिलता है वो उसको उठा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे भी न्यूट्रोफिल्स आते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स दे हैव ग्रेंजाइम्स, इनके अंदर बहुत ज्यादा कैटालिटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उसकी वजह से एक बहुत गंद होता है। तो दिस इज बेसिकली, तो सबसे पहले डिफरेंस में इनकी डेफिनेशन आएगी हमेशा। नंबर 2 डिफरेंस में फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल वाला आएगा। नंबर 3 सेल साइज आएगा। नंबर 4 इन्फ्लेमेशन आएगी। एंड नंबर 5 ऑलवेज 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 एंड अप विद एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल्स चाहे नेक्रोसिस में दे दो, 2 एग्जांपल्स एपोप्टोसिस की दे, ठीक है। सो हमें जो जो चीजें करनी थी आज उसमें से हम पूरी नहीं कर सके बेटा। हम लोगों ने डेफिनेशन करनी थी एपोप्टोसिस, हमने सेल चेंजेस करनी थी, ये 2 तो हमने कर ली है। फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ इंजरी करना था इसका, वो हमने कर दिया है। हमने कैस्पेसिस तक तो कर दी है, लेकिन कैस्पेसिस आगे इवेंचुअली सेल डेथ किन कैस्पेसिस से होता है, इट इज अगेन एन एमसीक्यू। जैसे इंट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेस 9 इज इंपॉर्टेंट, एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेस 8 इज इंपॉर्टेंट। MCQ, MCQ, MCQ. Ma'am, can you repeat that? बेटा कैस्पेजेस है ना, लेट्स गो बैक। इसमें देखो आप बेटा, ये देखो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है ना, ये वाला जो बाहर से आ रहा है, इसमें कैस्पेज 8 पहले एक्टिवेट होती Okay. है, ठीक है। और जबकि आपका जो ये वाला है ना इंट्रिंसिक पाथवे, इसके अंदर कैस्पेज 9 होती है। Okay. And Yes, they ma'am. both these caspase 9 इधर से और 8 इधर से, they converge on caspase 3 जो कि आगे एग्जीक्यूट करती है सेल डेथ, ठीक है। सो अब टाइम हो गया है। सो ये जो आखिरी टेल है ना इसकी, that we'll do tomorrow along with examples of apoptosis, ठीक है बेटा। Okay, ma'am. So that was the most difficult component of apoptosis जो हमने आज कर ली है। अगर टाइम हमारे पास पूरा होता तो हम शायद बेटा पूरा कर लेते। So rest we'll do later, ठीक है। लेकिन आपने ma'am. आज ये करना है। और असाइनमेंट बेटा आपको नेक्स्ट मिल गई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं मैम। नो उसको आपके साथ डिस्कस करने की जरूरत है कि नहीं? No, Not ma'am. really. नहीं करते। लेकिन एक चीज मैं आपकी फर्स्ट असाइनमेंट में सोच रही थी, जो कंफ्यूजन आ रही थी बेटा, आप लोगों ने जहां कॉलम में लिखा हुआ है ना कि डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया में, Yes, ma'am. Yes ma'am. कितनी इसमें कंफ्यूजन थी। सो हाइपरट्रोफी के अंदर आप लिखो कि इट अकर्स इन बोथ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। हम इसको अदर वे राउंड बोल रहे हैं, ठीक है। और हाइपरप्लेजिया में लिखो कि इट अकर्स ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। यही मैं समझ कह आई रहा रिदा? था। कंफ्यूजन हो गई Yes ma'am. बेटा? नहीं जो मैम, हम समझ आ गया। समझ आ गई। हम वही चीज कर रहे हैं, पहले हम और तरह बोल रहे थे हाइपरप्लेजिया की रेफरेंस से। अगर हम डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स पे करें तो हाइपरट्रोफी अकर्स इन बोथ डिवाइडिंग भी एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स, जबकि हाइपरप्लेजिया एज द डेफिनेशन सेज कैन अकर ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है बेटा। हम वही बात कर रहे हैं जो Yes, उस दिन कर रहे थे, वही आज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जैन Yes ma'am. आ गई Yes, जैनब? ma'am. मैम जी बेटा। Yes, ma'am. मैम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों मिलके एपोप्टोसिस करवाएंगे? नहीं बेटा, एपोप्टोसिस दोनों करा सकते हैं, मिलकर नहीं। जौन सा भी स्टिमुलस आएगा ना उसके अकॉर्डिंगली जी। वो पाथ पे चल पड़ेगा। अंदर से आएगा तो इंट्रिंसिक पाथ पे चलेगा, बाहर से आएगा तो एक्सट्रिंसिक चलेगा। एंड रिजल्ट विल बी एपोप्टोसिस। दोनों इकट्ठे नहीं काम करेंगे। ठीक है ठीक। इसको जब जिसकी जरूरत जिस तरफ आएगी उस तरफ वो करना शुरू कर देगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग सो लॉन्ग, and thank you very much for staying with me. Allah Hafiz, stay safe. Allah Hafiz. Thank you, ma'am. ईशा आपने कुछ कहना है Okay, बेटा? ma'am. थैंक यू बेटा। ईशा कुछ कहना है आपने बेटा? जी ईशा।